हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने इंडिया के किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सेंटर स्थापित किया है? तो रिसेंटली ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिसको हम BP के नाम से जानते हैं, उसने पुणे में ग्लोबल बिजनेस सेंटर स्थापित किया है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम पुणे के इस ग्लोबल सेंटर के माध्यम से डिजिटल इनोवेशन को प्रमोट करेगा पेट्रोलियम सेक्टर में। तो आप याद रखिएगा 2000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का प्लान है आपके ब्रिटिश पेट्रोलियम का इस ग्लोबल बिजनेस सेंटर में। ब्रिटिश पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है लंदन में और CEO हैं इसके बर्नार्ड लूने। कौन? बर्नार्ड लूने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने PM स्वनिधि स्कीम के लिए किस इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप की है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के लिए सिडबी के साथ पार्टनरशिप की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसके तहत सारे स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के लिए सिडबी जो है क्रेडिट गारंटी उपलब्ध करवाएगा। और किसके माध्यम से? सिडबी की एक संस्था है जिसका नाम है CGTMSE, यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये सिडबी की एक संस्था है। उसके तहत ये जो लोन्स दिए जाएंगे सिडबी उनकी गारंटी प्रोवाइड करेगा। इसीलिए सिडबी के साथ पार्टनरशिप की है। सिडबी की बात करते हैं तो 2 दिन पहले ही सिडबी में देवेंद्र कुमार सिंह को इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। सिडबी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 2 अप्रैल 1990 को इस सिडबी की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरपर्सन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो आप देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के लिए सिडबी से पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिया का लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर किस स्टेट या यूटी में स्थापित किया गया है? तो रिसेंटली दिल्ली में इंडिया का लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। इस कोविड केयर सेंटर की कैपेसिटी 10,000 बेड्स की है। आप देखिएगा, ये कोविड केयर सेंटर लगभग 22 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर होगा। नई दिल्ली में या फिर दिल्ली में जो राधा स्वामी सत्संग व्यास जी का सत्संग घर है, वहाँ पर ये सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ये राधा स्वामी सत्संग व्यास आप सभी लोग जानते होंगे। मेन सेंटर इसका व्यास पंजाब में है, बाकी जगह पे रीजनल सेंटर हैं। जो दिल्ली का रीजनल सेंटर है वहाँ पर ये इंडिया का लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। और इस समय जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है, इसके हेड कौन है? बाबा गुरिंदर सिंह जी। आप याद रखिएगा, बाबा गुरिंदर सिंह जी इसके हेड हैं। और दिल्ली सरकार यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित कर रही है। आप याद रखिएगा, कुछ दिन पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को कोरोना हो गया था और इसमें बहुत सीरियस हालत है उनकी। आप याद रखिएगा। दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेबी ने सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर्स रेगुलेशन, जो कि 2011 में जारी किए थे, रिसेंटली उनमें अमेंडमेंट किया है। आपको बनाना है अमेंडमेंट के बाद प्रोमोटर्स की वोटिंग राइट्स को कितना % बढ़ा दिया गया है। तो सेबी ने पहले ये 5% प्रोमोटर्स की वोटिंग राइट्स से किसी कंपनी में, अब 10% हो गए हैं। यानी जो प्रोमोटर्स होते हैं वो कंपनी के, वो पहले 5% तक शेयर अपने पास रख सकते थे। अब वो शेयर की कैपेसिटी बढ़ाकर 10% कर दी गई है इस फिनेंशियल ईयर के लिए, यानी फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए। आप याद रखिएगा। तो सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर्स रेगुलेशन 2011 में अमेंडमेंट किया है सेबी ने, और अब इसमें प्रोमोटर्स के वोटिंग राइट्स को बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। बात करते हैं सेबी की। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में और अजय त्यागी जी इसके चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पेपरलेस eKYC लॉन्च करने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली टाटा AIA ने ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर पेपरलेस eKYC लॉन्च किया है। KYC मतलब नो योर कस्टमर। ये एक प्रोसेस होता है, इसमें कस्टमर का वेरिफिकेशन किया जाता है। अब बिना पेपर के ही टाटा AIA अपने कस्टमर्स का वेरिफिकेशन कर पाएगी। साथ ही साथ टाटा AIA जितने भी इसकी पॉलिसीज़ हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनको एंड टू एंड डिजिटली भी सेल कर सकती है, यानी बेच सकती है। अब इसको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, अपने लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है अपनी पॉलिसीज़ को सेल करने के लिए। तो आप देखिएगा, पेपरलेस eKYC प्रोवाइड करने वाला टाटा AIA फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। मैं आपको बता दूँ, कुछ दिन पहले ही वीडियो KYC की शुरुआत की थी। और कौन सा पहला बैंक था इंडिया का? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया का पहला बैंक था जिसने वीडियो KYC स्टार्ट की थी।
टाटा एआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? टाटा एआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है? ऋषि श्रीवास्तव जी। तो आप याद रखिएगा। और ये जो ईसीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज है, यानी ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये बेंगलुरु बेस्ड एक कंसल्टेंसी फर्म है जो डिजिटल कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है। किस स्पेस एजेंसी ने मैटर की 5th स्टेट खोजी है? तो रिसेंटली नासा ने पदार्थ की 5वीं अवस्था खोजी है। अभी तक 4 स्टेट्स थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब ये 5th स्टेट है। इसका नाम क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। देखिए इसका प्रेडिक्शन आइंस्टीन और हमारे इंडिया के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी ने 100 वर्ष पहले ही लगा लिया था। इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ठंडा करते हैं तो एक नई अवस्था जनरेट होती है, उसी को नाम दिया गया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। तो आप देखिएगा, ऐसा पहली बार नहीं है जब इस अवस्था को खोजा गया है। 22 वर्ष पहले भी इस अवस्था को खोजा गया था किसी और स्पेस एजेंसी द्वारा या किसी और लेबोरेटरी द्वारा। अब नासा ने इसको खोजा है और नासा ने खोज लिया, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगी। तो आप देखिएगा, पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, नासा द्वारा खोजा गया है। नासा इस समय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए फर्स्ट फीमेल हेड बनाया है। किसको? कैथी ल्यूडर्स को। मैंने आपको पढ़ाया है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में। इसके फाउंडर कौन थे? ड्वाइट डी आइजनहावर इसके फाउंडर थे और इंडिया आने वाले वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। इस समय नासा के एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेस्टाइन। आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे यानी विश्व शरणार्थी दिवस किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का थीम क्या है? एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स, ये है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का थीम। कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में रिफ्यूजी कन्वेंशन कब पास हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 में पास हुआ था। तो आप ये भी याद रखिएगा। ये 3 डेट्स कौन सी हैं? 19 जून, इसको हमने क्या मनाया था? वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। 18 जून को हमने मनाया था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। और 17 जून को हमने क्या मनाया था? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो आप ये भी रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIPFP यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का नया चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली NIPFP का चेयरपर्सन हमारे उर्जित पटेल जी को बनाया गया है। ये 24th RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, यानी फॉर्मर RBI गवर्नर हैं और अब इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का चेयरपर्सन बनाया गया है। जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज़ है, ये नई दिल्ली में स्थित है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप याद रखिएगा। उर्जित पटेल किसकी जगह ले रहे हैं यहाँ पे? तो उर्जित पटेल जी विजय केलकर की जगह पे अपॉइंट किए गए हैं NIPFP के चेयरपर्सन। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मर IAS ऑफिसर BPR विट्ठल, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो BPR विट्ठल जी 1950 बैच के IAS ऑफिसर थे। ये जो है तेलंगाना से बिलोंग करते थे। हालांकि जब इनका जन्म हुआ था तब तेलंगाना नाम का कोई स्टेट नहीं था, हैदराबाद था और हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। तो आप देखिएगा, BPR विट्ठल जी हैदराबाद से बिलोंग करते थे। इन्होंने हैदराबाद में सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज़ की स्थापना की थी। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो कंट्री में कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करेगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऑल ओवर कंट्री में वो 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करेगी। और इसकी घोषणा किसने की? तो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी। इन्होंने इसकी घोषणा की है कि ऑल ओवर इंडिया में KIC खेलो इंडिया सेंटर 1000 स्थापित किए जाएंगे, जहां पर खेल को प्रमोट किया जाएगा प्लेयर्स के बीच में। तो आप याद रखिएगा, पर्पज़ है एक स्पोर्ट इकोसिस्टम को डेवलप करना प्लेयर्स के बीच में। तो आप इतना याद रखिएगा। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मिजोरम के राजीव गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। तो आप वो भी याद रखिएगा, KISCE खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये मिजोरम में स्थापित किया जा रहा है राजीव गांधी स्टेडियम में। मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, इनको किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रिसेंटली इन दोनों लोगों को JSW सीमेंट का, यहाँ देख सकते हैं आप, JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सौरव गांगुली और सुनील छेत्री जी ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं और ये BCCI के 39th प्रेसिडेंट हैं। देखिए, JSW स्टील करके जो कंपनी है उसने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और JSW जो सीमेंट वाली कंपनी है उन्होंने सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। JSW सीमेंट का एक मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है लीडर्स चॉइस। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे
लीडर्स चॉइस, उसके लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप इतना याद रखिएगा। JSW की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? सज्जन जिंदल जी इसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। लेकिन JSW सीमेंट के CEO का नाम आप याद रखिएगा, नीलेश नार्वेकर जी। क्या? नीलेश नार्वेकर जी JSW सीमेंट के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनिंग सेक्टर में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए सत्यभामा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे माइनिंग और कोल मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने माइनिंग सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो आप याद रखिएगा पर्पस क्या है इस सत्यभामा पोर्टल का? सत्यभामा पोर्टल का मेन पर्पस ये है, जो भी हमारा माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए कैसे भी करके, और ह्यूमन जो इंटरेक्शन होता है उसको कम से कम किया जाए। इससे क्या होगा, जो हर वर्ष लोगों की जान जाती है या ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है ऑक्शन वगैरह में, उन सब में हमें फायदा होगा। तो सत्यभामा पोर्टल हमारे माइनिंग मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने लॉन्च किया है। आप प्रहलाद सिंह पटेल से मत कंफ्यूज होइएगा, वो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में 50 लाख वर्ष पुराना एलिफेंट का फॉसिल यानी अवशेष डिस्कवर किया गया? तो रिसेंटली यूपी के सहारनपुर में 50 लाख वर्ष पुराना एलिफेंट का फॉसिल डिस्कवर किया गया है। आप देखिएगा, ये एलिफेंट के जबड़े का फॉसिल है और यूपी के सहारनपुर में डिस्कवर किया गया है। सहारनपुर कहाँ पड़ता है? बिल्कुल उत्तराखंड बॉर्डर के पास पड़ता है, हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर के पास। इसके अलावा यूपी का जो आप यहाँ मैप में देख लीजिए, पहले यूपी की कैपिटल जो लखनऊ है, वहाँ पे KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसने कम्युनिटी रेडियो लॉन्च किया है। 89.6 मेगाहर्ट्ज पर जाकर आप इस कम्युनिटी रेडियो को सुन सकते हैं, जिसमें कोविड-19 के विषय में अवेयर किया गया है लोगों को। तो KGMU ने रिसेंटली एक कम्युनिटी रेडियो लॉन्च कर दिया गया है, और KGMU लखनऊ में स्थित है, जो कि यूपी की कैपिटल है। आप याद रखिएगा। यूपी की कुछ न्यूज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो मैंने पढ़ाई है आपको। मनरेगा के अंतर्गत टॉप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला स्टेट बन गया है यूपी। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए हैं, एक ही दिन में 57 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा रिसेंटली यूपी ने इंडस्ट्रीज को लैंड प्रोवाइड करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल लॉन्च किया है, ये मैंने आपको बताया है। बाल श्रमिक विद्या योजना, जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। साथ ही साथ इन्वेस्ट यूपी नाम की एक नोडल एजेंसी बनाई गई है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए यूपी में। तो ये सारे फैक्ट यूपी से रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी की बात करें तो CM कौन है यहाँ के? योगी जी यहाँ के CM हैं। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। और जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर हुई थी, उनका नाम क्या था? सुचेता कृपलानी जी। वो भी यूपी में बनी थी। साथ ही इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी यूपी में ही बनी थी, उनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू जी। और यूपी की कैपिटल मैंने आपको लखनऊ बता दिया, ये गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। RIC मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो इस बार फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी RIC की मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये मीटिंग वर्चुअल तरीके से होगी। गलवान वैली में जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, जिसमें हमारे 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सोल्जर्स शहीद हो गए थे, उसके बाद इंडिया ने मना कर दिया था कि RIC मिनिस्टीरियल लेवल में बैठक में वो भाग ही नहीं लेंगे। लेकिन रशिया के रिक्वेस्ट करने पर इंडिया मान गया है। RIC की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है? रशिया, इंडिया और चाइना, ये एक ट्राइलेटरल ग्रुप है, यानी 3 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी शिखर वार्ता यानी जो कंट्री के हेड्स हैं उनकी बैठक होती है G20 ग्रुपिंग के दौरान। तो आप ये देखिएगा, अब वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है मिनिस्ट्रियल लेवल की। S जयशंकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना ने किस कंट्री से इंपोर्ट की जाने वाली गुड्स पर टैरिफ को 97% तक कम कर दिया है? तो रिसेंटली चाइना ने बांग्लादेश से इंपोर्ट की जाने वाली सभी गुड्स पर जो टैरिफ लगाते थे उसको 97% तक कम कर दिया है। यानी अगर पहले 100 रुपये टैरिफ लगाते थे तो अब 3 रुपये ही टैरिफ लगाएंगे। इससे बांग्लादेश को क्या फ़ायदा होगा? इसकी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी चाइना में और इसका एक्सपोर्ट प्रमोट हो जाएगा। तो आप देखिएगा, बांग्लादेश का अब एक्सपोर्ट प्रमोट हो जाएगा, क्योंकि चाइना ने इसकी आने वाली पर या इससे इंपोर्ट होने वाली पर चीज़ों पर टैरिफ को 97% तक कम कर दिया है। चाइना इसमें कुछ ना कुछ करके हमारे जितने भी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उन सभी को अपनी तरफ मिलाना चाहता है। नेपाल मिल ही गया है, पाकिस्तान पहले से मिला है, अब बांग्लादेश भी ट्राई कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश आप सभी को पता है इंडिया का ही रोल है कि आज बांग्लादेश नाम की कोई कंट्री है, वरना हमारे दोनों तरफ अगर पाकिस्तान होता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ की? शेख हसीना जी। और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद जी। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है ढाका। आप एक बात जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड का बांग्लादेश पहला कंट्री है जिसने कोविड-19 को
कॉम्बैट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबुबाची फेयर यानी अंबुबाची मेला किस स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है? तो प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला असम के कामाख्या देवी मंदिर में ऑर्गेनाइज होता है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? तो असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए इस बार पहली बार 500 वर्षों में ऐसा हो रहा है कि इस अंबुबाची मेले में बाहरी साधु यानी बाहर से आने वाले सेंट्स जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनके बिना ही ये अंबुबाची मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कामाख्या देवी मंदिर में। आप याद रखिएगा। देखिए असम गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए डिसाइड किया है कि कोरोना वायरस चल रहा है और भीड़ कम से कम हो, इसलिए डिसाइड किया गया है। उसके अलावा असम की कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। कुछ दिन पहले ही असम ने अपने यहाँ की एक स्प्रिंटर रनर हैं जिनका नाम है हिमा दास, जिनको आप ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था असम गवर्नमेंट ने। तो हिमा दास का आप नाम याद रखेंगे, ढींग एक्सप्रेस कहते हैं। उसके अलावा जो असम में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है उसी के पास बाघजन गैस फील्ड है, उसमें आग लग गई थी, जिसकी इंक्वायरी के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने SCL दास की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। तो आप ये भी याद रखेंगे। असम की बात करें तो यहाँ की CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, पबितोरा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं। इसके अलावा असम की एक चीज़ बहुत फेमस है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो असम की ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है, यानी वो असम में पड़ता है। आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार के फाइनेंशियल ईयर में कितना वीट प्रोक्योरमेंट किया गया है? तो इस बार के वीट प्रोक्योरमेंट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार के फाइनेंशियल ईयर में टोटल 382 लाख टन यानी 38.20 मिलियन टन जो है वीट प्रोक्योर किया गया है। इसके पहले 2012-13 के दौरान 381.48 लाख टन वीट प्रोक्योर किया गया था, यानी खरीदा गया था। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली आंकड़े जारी किए हैं और ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा वीट प्रोक्योरमेंट यानी गेहूं की खरीदी MP द्वारा की गई है। MP ने अकेले ही 129 लाख टन गेहूं खरीदे हैं, यहाँ पर देखिएगा। और सेकंड नंबर पर वीट प्रोक्योरमेंट में कौन आया है? तो पंजाब आया है। आप याद रखिएगा, पिछली बार वीट प्रोक्योरमेंट के लिए टोटल 14,000 सेंटर्स बनाए गए थे, इस बार 22,000 सेंटर बनाए गए हैं। आप देखिएगा। और टोटल खर्चा कितना हुआ है वीट प्रोक्योरमेंट में? तो 73,500 करोड़ यानी 73,500 करोड़ रुपए का वीट इस बार प्रोक्योर किया गया है, यानी खरीदी की गई है FCI द्वारा। आप याद रखिएगा। और मैक्सिमम जो है वीट प्रोक्योरमेंट MP द्वारा किया गया है। आप याद रखिएगा। FCI की बात करते हैं, जिसने डाटा जारी किया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत ये कार्य करता है, यानी रामविलास पासवान जी जिसको देखते हैं। FCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि FCI एक्ट 1964 में पास हुआ था, आप इतना याद रखिएगा। CMD कौन है? यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो DV प्रसाद जी FCI के CMD हैं। और मैंने अभी आपको बताया एक्ट द्वारा बनी है, तो इसका मतलब FCI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक क्वेश्चन है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? रिसेंटली AK जना जी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने ES रंगनाथन की जगह ली है। यहाँ पर देखिएगा, जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है ये एक ज्वाइंट वेंचर है 3 लोगों के बीच में। पहली बात तो गेल इंडिया लिमिटेड, दूसरी भारत पेट्रोलियम है और तीसरी है दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये 3 लोगों का ज्वाइंट वेंचर है आपकी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसके नए MD बने हैं AK जना जी। जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मैंने इसलिए बताया आपको इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो गैस पाइपलाइन बन रही है उसको इंद्रप्रस्थ ही बिछाने का कार्य कर रही है। ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये आज की वीडियो से हैं क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।